नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और मेड इन इंडिया में आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक खास मेहमान से। खास मेहमान हैं सीएमडी रसना के पिरूज खंबाटा। पिरूज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक कीमती समय हमें निकालने के लिए, हमसे इस बातचीत के लिए। पिरूज सर, एक सवाल आपसे सबसे पहले ये है, क्योंकि आप रसना के सीएमडी हैं, 18 साल की उम्र में आपने रसना के साथ कामकाज की शुरुआत की थी, आपका फैमिली बिजनेस है ये, और आज तक की अगर मैं जर्नी के बारे में आपसे जानना चाहूं तो कैसी रही है अब तक, क्या चैलेंजेस आए हैं, और 1997 से लेकर 2021 आते आते किस तरह के बदलाव आपने देखे हैं? इसमें दो क्वेश्चन है। पहले तो एक चीज तो बड़ा क्लियर है, जब मैं बिजनेस में आया तब मैं देखता था मेरे डैडी को, बाकी लोगों को, एक चीज पक्की थी कि जो बाहर से ग्लैमर दिख रहा है बिजनेस वर्ल्ड में वो नहीं है। वो एक जंगल है। जैसे जंगल में सबको ग्लैमर लगता है, जंगल में चले जाएंगे बहुत मजा आएगा, भालू आएगा, शेर आएगा, पर अंदर जाएंगे तो पता चलेगा क्या होता है। तो ये एक्चुअली बिजनेस टफ है और टफ लोग ही इसको कर सकते हैं। और इसीलिए जनरली फैमिली बिजनेस में आपने जिक्र किया है, रफली 2.5 जनरेशन तक ही चलता है फैमिली बिजनेस, फिर वो टूट जाता है। इसीलिए क्योंकि जो बाकी का जनरेशन होता है उसमें वो हंगर नहीं होती है जो पहले 2 जनरेशन में होती है, और फिर वो टूटता बिखरता जाता है। तो हमने इसको सोचा नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है, हमको एक नए पैमाने पे उसको ले जाने के लिए एक री इन्वेंट करना पड़ेगा। तो जब से मैं ज्वाइन हुआ हूं, मैं हमेशा मानता आया हूं कि हमको हिस्ट्री और लीगेसी में नहीं देखना है, फॉरवर्ड देखना है, और बिजनेस को रोज इनोवेट करके रोज इन्वेंट करना है। अब मैं अपने आप को स्टार्टअप ही समझ रहा हूँ। मैं यही मानता हूँ कि मैं स्टार्टअप हूँ और रोज कुछ नया नया करता रहूंगा, क्योंकि इंडिया में भी लकीली बहुत चेंजेस आए। मेरे 90s से आपको मालूम होगा, लिबरलाइजेशन चालू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक नया बदलाव आया। एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फूड प्रोसेसिंग में तो 90s में ही आ गया था, और तब भी मेरे को काफी लोगों ने बोला अब फूड की कंपनी आ जाएंगी। अब आप देखो, हमारा खुद का एग्जाम्पल है, काफी कंपनी आ गई बेवरेज में, तो हमारा तो और ग्रोथ बढ़ा। इनफैक्ट मैं तो होप करता हूँ और फॉरेन की कंपनी आए, क्योंकि जो साल जो सीजनों में मैं बात करूंगा कि हम सीजन से सीजन देखते हैं, समर सीजन से जब फॉरेन कंपटीशन आया है तो हमारा ग्रोथ और ज्यादा हुआ है, कि उससे मार्केट बढ़ता है। तो मैं तो वेलकम करता हूं। और सेकंड, अगर लिबरलाइजेशन आया तो हमको भी मौका मिला, लेवल प्लेइंग फील्ड है, हम भी वर्ल्ड में जा सकते हैं। आज हम 50 से प्लस कंट्री में अवेलेबल है। तो एक छोटा सा बताऊं तो हमने इसको ये जो एडवेंचर है जंगल का, हमने उसको ऐसे लिया है, और ईयर बाय ईयर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मेरा मानना है द बेस्ट ऑफ रसना इज येट टू कम, ये मेरा मानना है। फिरोज सर, आपने जितने आसान शब्दों में ये बिजनेस की टर्मिनोलॉजी समझाई है, वैसे बिजनेस उतना आसान है भी नहीं। आप इसे स्टार्टअप के तौर पर देखते हैं, ये आपका बड़प्पन है, क्योंकि आपका बिजनेस जिस तरह से एस्टैब्लिश्ड है और देश के गांव-गांव तक बच्चा बच्चा ये ब्रांड जानता है रसना, अब उतना आसान नहीं है। और आज का जो युवा स्टार्टअप करता है वो बहुत डर के साथ भी करता है और बहुत चैलेंजेस भी उसे फेस करने पड़ते हैं। 1990s में कैंपेन था सर, आई लव यू रसना, उसका सेंस जो है, उसकी इंपॉर्टेंस जो है, आज भी एक ऐसा बेवरेज है, एक ऐसा ड्रिंक है जो बच्चे बच्चे की जुबा पर रहता है। किस तरह की ब्रांड स्ट्रैटेजी आप लोगों ने उस टाइम पर फॉलो की सर, कि आज तक इतने सालों के बाद भी ये टैगलाइन जो है ये हर बच्चे के मुंह पे रहती है, और यकीन मानिए जब हम भी बच्चे थे तो हम भी यही कहते थे। देखो, ये हर कंपनी में एक प्रोडक्ट होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कम्युनिकेशन होता है। और आप लोग को कम्युनिकेशन पहले दिखता है, क्योंकि ऑफकोर्स टीवी में पहले दिखता है रसना की एड, पर मेरा मानना है ये पूरा पैकेज है। तो मैं लव यू रसना को एक खाली एड टैगलाइन की तरह नहीं देखना चाहता हूँ, इसको थोड़ा बढ़ के देखना चाहिए। क्योंकि एक टैगलाइन हैज टू गो विद द प्रोडक्ट, इट हैज टू गो विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एट दैट टाइम। मैं काफी लोगों को कहता हूँ शोले चलो बेस्ट फिल्म रही है, और आज के बच्चे कोई शोला नहीं प्रेफर करेंगे, कोई देखेगा भी नहीं, शोले से हाथ से निकल जाएंगे। तो इसीलिए कम्युनिकेशन ऑल्सो हैज टू बी पार्ट ऑफ द टाइम्स। पर मैं ये डेफिनेटली बोलूंगा, रसना एक पहला ब्रांड था जिसने बच्चों का पेस्टर पावर और मम्मी का इमोशन, जो फैमिली का इमोशन होता है, इन दोनों को ब्लेंड किया। और सीरीज ऑफ एड्स हम चलते ले चले रहे। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी हमने एक एड किया, लास्ट टू लास्ट ईयर, जिसमें हमने ये जो इमोशन है मदर का, उसको कैप्चर किया है बच्चे के साथ। और ये सब साथ में लव यू रसना का मतलब है। और सेकंड, एक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रसना एक ऑनेस्ट ब्रांड रहा है। हमने कस्टमर को हमेशा एक अच्छा क्वालिटी ड्रिंक दिया है,
अच्छे प्राइस पे दिया है, विटामिन मिनरल के साथ। इनफैक्ट जो हमारे रूरल के प्रोडक्ट है, 2 रुपये प्रोडक्ट है, उसमें ज्यादा विटामिन है अभी लोगों के प्रोडक्ट जो रिच प्रोडक्ट है इनके प्रोडक्ट उससे। तो मैं मानता चला रहा हूँ कि जो रसना का लोगों का लव है वो भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज वी हैव बीन क्वाइट ऑनेस्ट। और एवरीबडी प्रिफर्स के समर आए तो घर में 2 रसना के पैकेट लाए और घर में लोगों को देवे। आज घर में कोई भी मौका हो, फेस्टिवल हो, रिलीजियस फेस्टिवल हो, उसको देवे। और बच्चे भी इसको प्रेफर करते हैं कि स्कूल से आए गर्मी में तो एक रसना पिए। तो ये हमने एक पूरा एक ये अखा पैकेज है। तो मैं खाली लव यू रसना को खाली एड कैंपेन की तरह नहीं देख रहा हूँ, एक पूरे पैकेज की तरह देख रहा हूँ। और ये मेरा मानना है कि हमने उसको लव यू रसना को हमने उसको आगे बढ़ाया है। जो हमने को पहला एक था लव यू रसना का सीन जिसमें खाली एक बच्चा था, फिर हम अभी उसमें सेलिब्रिटी भी लेके आ रहे हैं। अक्षय कुमार भी लव यू रसना कह रहा है, करीना कपूर भी कहती है, रोहित शर्मा भी कहता है। तो उसने इसको हमने आगे बढ़ाया है, उसके एक्सटेंशन भी किए हुए। देखिए, एक दौर था जब बहुत सारे बेवरेजेस कंट्री में आ रहे थे, बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स आ रहे थे। उस समय क्या आपको लगा कि अब चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, क्योंकि और भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो शायद कैंपेनिंग पर, शायद एडवर्टीजमेंट्स पर ज़्यादा खर्चा करने वाले हैं? तो किस तरह की स्ट्रैटेजी उस दौरान आपने अपनाई और कैसे चैलेंजेस आपने उस दौरान फेस किए? कि पहली बात ये मेरा मानना है, और ये मैं यहाँ के यंग एंटरप्रेन्योर को बताऊंगा कि पहले तो कोई फॉरेन की कंपनी से और कंपटीशन से कभी डरना नहीं चाहिए, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी लेके आता है, नंबर 1। तो जितना आपके पास कंपटीशन तो हर चीज में है, और उससे कंपटीशन से ही मार्केट बढ़ता है। और कंपटीशन से एक वो जो कहता है ना, कोई स्कूल की कंपटीशन में अगर रेस हो और रेस में मैं और मेरा फ्रेंड 2 हो तो उसको थोड़ी रेस बोलते हैं। तो रेस में तो होने चाहिए 15-20 लोग, और कोई होनी चाहिए, बाकी के कॉलेज वाले भी आए तो मजा आती है कि भैया बॉम्बे के कॉलेज वाला भी आ गया, कलकत्ता के कॉलेज वाला, अब मैं जीतूंगा अहमदाबाद का बता के। तो वही चैलेंज है, उसको चैलेंज के बिना क्या रेस होगी, मैं और मेरा फ्रेंड दौड़ेंगे तो ये तो बड़ा वेलकम है। अब चेंज तो होना पड़ेगा। जो फॉरेन की कंपनियां होती है उनके एक आइडिया होते हैं, उनकी एक प्रोसेस होती है, वो बहुत पैसे लेके आते हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि आप कोई भी ई कॉम स्पेस देख लो, हम क्यों ई कॉम में नहीं आगे आ रहे? फॉरेन की कंपनियां पैसा लाती है। आज मेरे को बड़ी हंसी आ रही है कि फॉरेन की कंपनी ने पैसा लगाया, वो ब्रांड को एस्टेब्लिश किया, और फिर इंडियन ले रहे हैं 10 टाइम्स ऑफ प्राइस आईपीओ में। तो मेरे हिसाब से हमने थोड़ा गलत ये समझ के मान के चलते हैं कि हम पैसे नहीं लगा सकते। क्यों? हम रास्ता में पैसे लगा सकते हैं। और हमने खुद ने हमारे ब्रांड में हमेशा इन्वेस्ट किया है। पाउडर ड्रिंक मार्केट में किसी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, वो है रसना। नए प्लांट्स हो, नया इनोवेशन हो, नई एड हो, नए नए टाइप के प्रोडक्ट हो। मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि जितनी रसना की पाउडर ड्रिंक की रेंज है, आज हमारे पास 1 रुपए का प्रोडक्ट है, 2 रुपए का, 5 रुपए का प्राइस पॉइंट है। फ्लेवर में ऑरेंज, मैंगो, बेरी, लीची, आप जो चाहे वो फ्लेवर है। सिरप भी है, लिक्विड भी है, पाउडर भी है। तो आप चाहो तो घर में बना सकते हो, आप चाहो तो रेडी ड्रिंक पी सकते हो। तो हमने ये पूरा 360 डिग्री एक पूरा ऑफरिंग दिया हुआ है कस्टमर को। और रिपीट करूंगा मैं कि ये ऑफरिंग हर साल चेंज होता है, कस्टमर के नीड पे रहता है। हम अपने आप को स्टार्टअप मेंटली मानते हैं क्योंकि हमको चेंज करना है, हमको इनोवेट करना है, हमको मार्केटिंग में इनोवेट करना है, हमको डिस्ट्रीब्यूशन में इनोवेट करना है। एक कोविड का एग्जांपल ले लो, कोविड में डेफिनेटली हमको तकलीफ हुई है, पर ई कॉम है, उसमें हमारा बढ़ोतरा हुआ है, हमारा सेल बढ़ा है। कैसे ई कॉम रूट से आगे सेल बढ़ा है। एक्सपोर्ट में काफी मार्केट थे जिसमें हम लोग अच्छा नहीं करते थे। अभी आफ्टर तो कोविड में देख रहा हूँ कि चाइना पे लोग अलग रीत से देख रहे हैं। काफी मार्केट है जहाँ चाइना से और प्रोडक्ट आता है, वहां से डिमांड इंडिया की प्रोडक्ट की बढ़ रही है। और हम रसना में कैसे वहां मार्केट में माल पहुंचा है। हमने हनी लॉन्च किया है फार्मर के लिए कि फार्मर की डबल द इनकम हो, उसको एक्सपोर्ट में डिमांड बढ़ रहा है। तो हम जहां जहां अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस का मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी स्पॉट करो और उसमें अच्छी तरह प्रोडक्ट लेके दो। तो हम वो कर रहे हैं, और ये मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ इसमें हम सक्सेसफुल भी हो रहे। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा सब यंग स्टार्टअप को कि अपॉर्चुनिटी लो और उसको इमीडिएटली स्पॉट करो और इसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करो। वो जो अपॉर्चुनिटी की स्ट्रेटेजी बना के एग्जीक्यूट करो, ये मैं फिर कहना चाहूंगा। फिरोज भाई, 40 कंट्रीज से भी ओवरऑल वर्ल्ड में आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल होता है। भारत से कैसे फॉरेन में आप स्ट्रैटेजी अलग रखते हैं? सेल स्ट्रैटेजी वो है, जाहिर तौर पर इंडिया की कुछ और है, बाहर के देशों के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं? इसका मैं उल्टा जवाब दूंगा। आज फॉरेन की बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आई, उन्होंने बोला नाउ इन इंडिया यूएस ब्रांड, वो फ्लॉप हो गए। क्योंकि हर कंपनी को हर कंट्री में हर चीज का अलग वो होता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ पाउडर कैटेगरी में, या हम लोग पर ग्लास माल बेचते हैं, 1 ग्लास बनेंगे, 32 बनेंगे, 40 बनेंगे। फॉरेन में वो लोग लीटर से बेचते हैं, 1.5 लीटर, 2 लीटर।
तो आज 2 लीटर पैक है। तो यहाँ का तो कोई पैकिंग चलेगा ही नहीं वहां पे, तो वहाँ डिलीवरी भी अलग है। जो वहाँ विटामिन मिनरल का रिक्वायरमेंट अलग है, वहाँ के लॉ अलग है। काफी कंट्रियां हैं जिसमें हमको उसमें अलग प्रोडक्ट देने पड़ते हैं, यूरोपियन कंपनी में अलग नॉर्म्स होते हैं। तो हर कंट्री को हमको अलग प्रोजेक्ट बना के उसके लिए एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट पैकेजिंग, डिजाइन, तो इट इज वंस अगेन मैं तो कहूंगा कि हर कंपनी के लिए टेलर मेड प्रोडक्ट बना के उसको वहां मार्केट करते हैं। और मैं नहीं कर रहा हूँ ऑनेस्टली, सब एफएमसीजी कंपनियां इंडिया की जो एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल हैं उसको हर मार्केट को अलग रीत से देखना पड़ता है। और हमारी टीम भी वहाँ सेकेंडरी मार्केटिंग हो, कंज्यूमर मार्केटिंग हो, वो अलग अलग रीत से करती है और ऐसे धीरे धीरे मार्केट डेवलप होता है। वी कैन नॉट ब्रांडेड प्रोडक्ट को हम कमोडिटी देके हम लोग वी कांट सेल एज व्हीट एंड राइस एंड ऑयल। हमको उसको ब्रांडेड को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को अलग रीत से बेचना पड़ता है। वहाँ जो मॉडर्न ट्रेड है वहाँ सैम्पलिंग करना पड़ता है, वहाँ के ई कॉम है वहाँ में हमको एंट्री लेनी पड़ती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि एवरी प्रोडक्ट, एवरी कंट्री इज लाइक ए सेपरेट बिजनेस, टू पुट इट दैट वे, वेरी सिंपल। फिरोज भाई, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपका एक मेड इन इंडिया फ्रूट कोला ब्रांड है, इंडी कोला, एक नया बेवरेज है जिसे आपने मेड इन इंडिया फ्रूट कोला के तौर पर पोजीशन भी किया है। मुझे इसके बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्या है ये, क्या स्ट्रैटेजी है इसके पीछे, और किस तरह के न्यूट्रिएंट्स या फिर यूँ कहूँ कि एनर्जी प्रोडक्ट, एनर्जी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप इसके अंदर लेकर आए हैं? ये एक अच्छा सवाल है। और ये प्रोडक्ट में हमने 3 नई चीजें की है। एक नई चीज है कि जिसमें फ्रूट है, तो ये फ्रूट से बना हुआ है, इसमें फ्रूट जूस है, न कि उसमें फॉस्फोरिक एसिड है। इसमें फॉर एग्जांपल लाइम जूस है, हमने इसमें जूस बेस्ड प्रोडक्ट बनाया है। इसमें सेकंड कैफीन, फॉस्फोरिक एसिड, बाकी नेगेटिव चीज नहीं है। काफी लोगों को पता है कि भाई इंडिया में जो भी कोला है उसमें रॉयल्टी फॉरेन जाती है, तो इसमें कोई फॉरेन रॉयल्टी नहीं जाएगी। तो ये मेक इन इंडिया, फॉरेन इंडिया प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी भी इंडियन है और उसमें सब जो प्रोडक्ट है वो भी अपने देशी है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इंडिया में से आज काफी लोग हैं कि जो इसको भी एक वैल्यू, इसको भी एक समझते हैं एडवांटेज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट है कि मैंने सोचा इसमें हम लोग अपने आप फैक्ट्रियां नहीं लगाए। ऐसे काफी यंग स्टार्टअप है, काफी मीडियम साइज कंपनियां हैं, काफी फैमिली बेस्ड बिजनेस है जो थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन आना चाहता है और उनको कुछ नया करना है। तो हमको इंडी कोला एक फ्रेंचाइजी मॉडल पे डेवलप करना है कि जिसमें हम हमारा ब्रांड देवे, हम हमारा रॉ मटेरियल देवे और वो पार्टी वहां अपने टाउन में, बिकॉज ये बिजनेस इज अ लोकलाइज्ड बिजनेस। इसमें जो प्लांट कम छोटे होते हैं क्योंकि इसका जो फ्रेट कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो हमारी इच्छा है कि हम लेट अस से हर स्टेट में 1-2 फ्रेंचाइजी देवे, तो महाराष्ट्र में 2, तमिलनाडु में 2, ऐसे हम जानते हैं कि लगभग वी शुड हैव एटलीस्ट 40-50 फ्रेंचाइजीज अक्रॉस इंडिया। तो इसीलिए वो मॉडल पे हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा। अब आप बोलोगे फिरोज भाई तुम खाली पॉलिटिशियन जैसी बातें करते हो, नहीं। हमारा मानना है कि बिजनेस इज फॉर सोसाइटी। आज मैं बिजनेस करता हूं तो इट इज नॉट ओनली फॉर माय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट रोज देख के क्या करूंगा? फिर मेरे 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 काम करने से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को फायदा मिला, इंपोर्ट इंडिया का कम हुआ, एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ा। मैं जो प्रॉफिट बनाऊंगा उसमें मैं सीएसआर करूंगा तो कितने लोगों को कोविड में फायदा कर दूंगा। न भगवान करे वापस कोविड आवे, पर क्या मैं सोसाइटी के लिए कर सकता हूँ? कैसे मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को ये फ्रेंचाइजी मॉडल में डेवलप करता हूँ? आई सी बिजनेस इन द वे लाइक जीआरडी टाटा यूज्ड टू सी, जो महात्मा गांधी ने बोला था कि वी हैव टू सी बिजनेस एज फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। बिजनेस कैन नॉट बी सीन कि मैं कितने पैसे बनाऊंगा, पैसे लेकर रॉकेट लेके मून पे जाऊंगा। मेरे को कोई रॉकेट लेके मून पे नहीं जाना है। ये पैसे लेके, ये पैसे लोगों के हैं, उसको लोगों को मैं, मेरे एम्प्लॉइज हो कि मेरे स्टेक होल्डर हो कि बाकी लोगों को मैं कैसा फायदा पहुंचा सकूं। तो ये मेरा एक प्रिंसिपल है और इंडी कोला ये प्रिंसिपल के वही हिसाब से चल रहा है आगे। तो ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल वाला कोला है, टू पुट इट दैट वे, खाली मेक इन इंडिया कोला नहीं। सर, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत बातें आपने यहाँ पर कही। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है फिरोज भाई कि आजकल बहुत ज़्यादा फोकस होता है नए तरह के फ्लेवर डेवलप करने को लेकर। रिसर्च एंड R&D, बेसिकली रिसर्च इस मामले में बहुत ज़्यादा होता है कि कैसे नए नए फ्लेवर्स को डेवलप किया जाए। किस तरह का ट्रेंड चेंज आपने देखा है पिछले 25 से 30 सालों में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्लेवर का भी प्रोजेक्ट अलग चाहिए होता है, फॉर्मेट भी लोगों को अलग चाहिए। और मैं मान के चल रहा हूँ इंडिया को एक मिरर में नहीं देखना है, हमको ये समझ के चलना है इंडिया 3-4 टाइप के इंडिया है। आज जो बॉम्बे, बेंगलोर, जो अपर क्लास इंडिया आईटी में जो है, जो रिच लोग हैं, उनका फ्लेवर चॉइस अलग है, उनके प्रोडक्ट चॉइस अलग है।
मिडिल क्लास इंडिया अलग है, रूरल इंडिया अलग है, सेमी अर्बन इंडिया सेमी वो अलग है। तो ये मैं मानते चलता हूँ कि हमारी जैसी कंपनी के जो ब्रांड होते हैं उसमें काफी बाकी इंडियन कंपनी की ब्रांड है, हमको ऑफरिंग्स हमारे अलग अलग करने पड़ रहे हैं। तो हम लोग जैसे कि प्रीमियम इंडिया के लिए रसना की एग्जांपल करें, हमने नेटिव हार्ट ब्रांड बनाया है जिसको नेचुरल है, जिसमें जो कोई उसमें आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर नहीं है, और उसमें लोगों को एथनिक फ्लेवर चाहिए। उल्टा हो रहा है, आपको मालूम होगा अभी आजकल ये हो रहा है कि जो बर्गर है वो मिडिल क्लास खा रहा है, और जो अमीर आदमी है वापस माँ की दाल की तरफ जा रहा है। तो ये हकीकत है, वो रिवर्स इंजीनियर हो गया है। तो आज जो जो रिच लोग हैं उनको आम पन्ना चाहिए, उनको जामुन चाहिए, उनको नींबू चाहिए, तो उनको हम ये दे रहे हैं। और जो गांव में लोगों को लीची चाहिए, कहता है हमको तो लीची दो भैया, 2 रुपए वाला 5 रुपए वाला, उसको हम लीची दे रहे हैं। तो आई थिंक हम लोग हमारे प्रोडक्ट ऑफरिंग चेंज कर रहे हैं। और जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनको तो वैल्यू फॉर मनी चाहिए, वो आज उस पर जा रहा है कि हम कैसे वैल्यू फॉर मनी ले रहे, उसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है, ऑफरिंग्स है कि भैया आप बल्क ले लो, आज हमारा 750 ग्राम का पैकेट सस्ता पड़ेगा आपको, उसमें हमने ऑफर ज्यादा दिया है, 3 रुपए ग्लास पड़ेगा छोटे से। तो ऐसे करके हम अलग अलग इंडिया के पार्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी, फ्लेवर स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी उसको बना रहे हैं। और ये आपने जो कोला की बात की, वो उसमें फिज में भी हमने खाली कोला नहीं लॉन्च करने वाले, या तो किया है हमने, हम उसमें ऑरेंज भी हमारे पास, जीरा है, क्योंकि आजकल लोगों को जीरा फिज बहुत अच्छा लगता है और क्योंकि वो डाइजेस्टिव भी होता है, लाइम है, लेमन है। तो हम लोग हमेशा फ्लेवर पे आगे आ रहे हैं। और मैं वापस बताना चाहूंगा, पहले बताया कि आप कोई भी टेट्रा पैक ले लो, उसमें एक्चुअली फायदा इंडिया का नहीं हो रहा है, फायदा होता है क्योंकि उसमें इंपोर्ट कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है। आज इंडिया में आप प्रोडक्ट लेते हो, इंडियन कोला, इंडी कोला लेते हो, कि रस्ता लेते हो, तो ये पूरा इंडियन मेड प्रोडक्ट है, उसमें कोई इंपोर्ट नहीं है। और उसमें इंडिया के एग्रीकल्चरिस्ट को, इंडिया के फार्मर को इसको सीधा फायदा है, ना तो उसमें कोई ब्राजील का जूस आ रहा है कि कोई चाइना से एप्पल जूस आ रहा है। तो मैं कहता हूँ जब आप रसना पीते हो तब आप इंडियन फार्मर को भी एक रीत से हेल्प करते हो, बिकॉज हमारा जो पूरा मॉडल है वो इंडियन। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाए, खास तौर पर ताकि भारत में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिले, साथ ही साथ देश तरक्की की एक नई राह पर चले। सर, खास तौर पर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पिछले 5 सालों में आपने किस तरह का बदलाव देखा है, जब एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम्स लेकर आती है? नहीं, मैं आपके माध्यम से डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को, उनकी गवर्नमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक कैटलिज्म का काम किया है। आज गवर्नमेंट का काम होना चाहिए कि वो कैटलिस्ट करके आगे ले जाए। जब दुनिया कोविड के पीछे मर रही थी, कोविड कोविड कोविड, तो एक आत्मनिर्भर पैकेज हमारे प्रधानमंत्री लाए, उसमें वेरियस रिफॉर्म करे, और ये बड़ा पॉजिटिव है। कितनी कंट्रियों को इसने किया, और इसी कारण आज वर्ल्ड बैंक भी अग्री करता है कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मैं नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, वो गवर्नमेंट भी नहीं कह रही है, वर्ल्ड बैंक हमारे कहने पे नहीं बोलने वाली। तो वर्ल्ड बैंक कह रही है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड गोइंग फॉरवर्ड। और ये इसीलिए हुआ है कि गवर्नमेंट की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कि जो कैटलाइजिंग बिजनेस हो, वो सही इससे उन्होंने पॉलिसियां ली है। और मेरा मानना है कि ये आपने जो एग्जांपल दिए, स्किल इंडिया हो कि स्वच्छ भारत हो, ये खाली स्लोगन नहीं है। और स्लोगन कैसे नहीं रहेंगे जब उसके साथ हम जुड़ेंगे। ये खाली टीवी के लिए नहीं है कि एक सेलिब्रिटी आ गया, अमिताभ आ गया, उसने बोला स्वच्छ इंडिया करो तो लोगों ने स्वच्छ इंडिया किया, नहीं। हमको इसको एक हमारा मिशन बनाना है। स्किल इंडिया को इंडस्ट्री को मिशन बनाना है। हम जैसे इंडस्ट्री में कितने लोगों को हम स्किल करेंगे। आज मैं एक दूसरी कैंपेन के साथ जुड़ा हूं, आपने बोला नहीं है इसको, पर मैं बता रहा हूँ, एनेबल द केपेबल। कि भैया जो इंडिया में 1% लोग हैं, उनकी कोई देयर आर सम डेफिशिएंसीज, कोई भी हो, किसी को फिजिकल डेफिशिएंसी है, कोई भी है, तो उसके पास जो स्किल है हम उनको एम्प्लॉयमेंट देवे, स्किलिंग देवे, उनको हायर करे और इनको हमारी कंपनियों में इंटीग्रेट करे। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट के ये जो भी प्रोग्राम्स आते हैं, हमको इसमें जुड़ जाना चाहिए, ना कि इसको खाली डिस्कस करें कॉफी टेबल पे, और इसमें जुड़ के इंडिया को डेवलप करना है। बिकॉज हम जो इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स चाहते हैं, वो कोई एक आदमी के कहने से नहीं होगा, खाली गवर्नमेंट से नहीं होगा, ऑनेस्टली कोई एक आदमी से हो भी नहीं वाला। नहीं, सच ए बिग कंट्री, इट्स अ कॉन्टिनेंट। तो हमको मिलके अपना अपना बूंद 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 देनी पड़ेगी। कोई आदमी एनेबल द पीपल कर रहा है, कोई स्किल कर रहा है, कोई अपने आप से सीएसआर कर रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम ला रहा है, कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, कोई एफपीओ बना रहा है, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है। धीरे धीरे हमको ये कंट्री को बिल्ड करना है। और एक चीज तो हम कोविड से सीख गए हैं कि ये अपने इंडियन ड्रीम में ही करना पड़ेगा।
फॉरेन वे से नहीं होगा। ये वैक्सीन का एग्जाम्पल बड़ा एग्जाम्पल है। आज काफी कंट्रियों की इंडिजिनियस इंडस्ट्री वैक्सीन की नहीं थी, उसका आप वैक्सीनेशन देख लो और इंडिया का वैक्सीनेशन देख लो। इट इज ओनली बिकॉज वी इंडियनाइज। और ये हम अभी एग्जाम्पल सीख ले ले कोविड से, ये सबसे बड़ी सीख है कि हर सेक्टर में, एडिबल ऑयल हो, पाम ऑयल हो, कि वो जूस हो, कि कोई भी सेक्टर हो, कि मैं तो कहता हूँ हार्डवेयर हो, अब दिन आ गए हैं कि हमको वी कांट से, मैं ओपनली कहता हूँ कि हम फॉरेनर हमको देगा, आज वो कभी बंद हो जाएगा। वी कांट ट्रस्ट देम। उनके पास वैक्सीन पड़े, वो ऑक्शन में डाल रहे हैं, जो कंट्री को चाहिए नहीं दे रहे। आज कैन यू ट्रस्ट? आज सप्लाई चेन डेफिशिएंसी से काफी इंपोर्ट के रेट कैसे हो गए? सेल्फ रिलायंस, जो महात्मा गांधी ने बोला था 100 साल पहले, वही चीज है, वो स्वदेशी था। कैसे इंडिया में इंडियन कंपनियां डेवलप हो, इंडियन प्रोडक्ट डेवलप हो। और मैं तो ये मुहिम छेड़ूंगा कि ये जो ई कॉम इंडस्ट्री है, जो पूरी कंट्रोल फॉरेनर कर रहे हैं, फॉरेन पैसे से हो रही है, वो भी इंडिया में डेवलप हो। वो ही इंपॉर्टेंट है, और जिसमें हम सबको फायदा मिले उसका, और हम उसका पूरा बेनिफिट ले सके। तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कोविड से बड़ी सीख है आत्मनिर्भरता। और हमको सबको, ये खाली एक स्लोगन नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर को देना है कि कोई मंत्री को देना है, इस पे हम सबको काम करना है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे बाजू हमारे कलीग है, वो हमेशा इंपोर्ट करता था। मैंने बोला भैया क्यों इंपोर्ट करता था 2 साल पहले? कहता है बहुत सस्ता है इंडिया में, तो मैंने फैक्ट्री थी बंद कर दी। मैंने कहा क्यों? कहता इंपोर्ट सस्ता है। अभी मैं मिला उसको, मैंने कहा क्या हुआ? कि साला मर गया। क्यों? वो इंपोर्ट का कॉस्ट तो 3 टाइम बढ़ गया, उसने फैक्ट्री बंद कर दी, अब चालू नहीं होती है, तो उसका प्रोडक्शन लाइन बंद पड़ा है, ना इंपोर्ट आ रहा है ना खुद का प्लांट चल रहा है। मैंने कहा क्या फायदा हुआ उससे करता? मैंने कहा तेरा प्लांट चला लेता तो तेरा फायदा होता। तो मैं कहता हूँ ऐसी हमको शॉर्ट साइटेडनेस नहीं देखनी है कि भाई आज फायदा है इंपोर्ट कर लो, आज फायदा है टेक्नोलॉजी उठा लो किसी से। खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करो, खुद का कंपनी डेवलप करो, और कैसे हम ये इंडिया मैन्युफैक्चरिंग मिशन में आगे बढ़ सके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। फिरोज भाई, कोविड से जाहिर तौर पर बहुत सारी चीज़ें सीखी है। सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और शायद उसी दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इस समय आपको सुन रहे होंगे, और क्योंकि ये शो मेड इन इंडिया है, हम यहाँ ऐसे लोगों की बात करते हैं जो भारत में ही पैदा हुए हैं, एक तरह से जिनका बिजनेस भारत में शुरू हुआ है, और वो तरक्की की एक नई राह पर भारत को भी अपने साथ ले जा रहे हैं। आपका कोई लीडरशिप मंत्र, बिजनेस मंत्र, क्योंकि आप इस बिजनेस में पिछले कई सालों से हैं, तो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बोलूंगा आप पेशेंस रखो, धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आप प्रिंसिपल बेस्ड बिजनेस करो। ये मैंने देख लिया है, अभी थोड़े सफेद बाल हो गए हैं, कि जो अनप्रिंसिपल बिजनेस होता है, जो अनमॉरल बिजनेस होता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। वो आज कहीं ना कहीं आपको रोकेगा, आपके मन को रोकेगा। आज रिच लोगों में डिप्रेशन ज्यादा है, रिच लोग सुसाइड ज्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एक एज से पता चलता है मैंने गलत किया है। तो गलत से अपने आप को दूर रखो। आई एम वेरी प्राउड जसुश्री, वी आर पारसीज। तो हमारे रिलीजन का जो पूरा एक का फोकस ही रिलीजन का ये है कि राइट वर्सेस रॉन्ग। एवरी डे डिसीजंस यू हैव टू टेक। आपको उसको डिसीजन को जैसे जज तोलता है, तोलना है कि मैं राइट कर रहा हूँ कि रॉन्ग कर रहा हूँ। और जो आदमी एंड में राइट डिसीजन ज्यादा करेगा, मॉरली करेक्ट, राइट, यस, वो जीतेगा। वो उसको शॉर्ट टर्म विन नहीं मिलेगी। कभी चोरी करने से ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, आज ये ड्यूटी छोड़ा दी, आज ये टैक्स बचा दिया, आज ये माल कर दिया अंदर, या आज मैंने गवर्नमेंट के साथ ये सौदा करके मैंने ले लिया भैया, मैंने फूड पाक उठा लिया, मैंने कोई टेंडर मार दिया। वो बड़ा मजा आता है, उसमें कोई फायदा नहीं। कदाच मैक्सिमम आप 5 स्टार में 2 पार्टी कर लोगे उसके लिए, बाकी जो मन की शांति है वो नहीं मिलेगी। वो मिलेगी प्रिंसिपल बिजनेस करने से, और वो बिजनेस चलेगा भी नहीं, आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा। 2 जनरेशन नहीं, पहले जनरेशन में बंद हो जाएगा, और फिर बोलना पड़ेगा कोर्ट में कि भैया मैं तो मेरे पप्पी मम्मी के पैसे जीता हूँ, और मेरे शादी के पैसे, फिर बीवी के पैसे जीता हूँ। तो आपको अपने आप को लिक्विडेट करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ये चीजों में मत जाओ, आप धीरे धीरे ग्रोथ लो, प्रिंसिपल बिजनेस करो। थोड़ा ग्रोथ लंबा चलेगा, कदा टाइम लगेगा, पेशेंस चाहिएगी, पर वो बिजनेस ज्यादा अच्छा लंबा चलेगा, और आपको एक मन का सुकून, शांति देगा, और आप कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी आगे बढ़ पाओगे। और ये बिजनेस ऐसा करोगे जिससे कंट्री को भी फायदा हो, सोसाइटी को भी फायदा हो, स्टेक होल्डर को भी फायदा हो, ना आपका फायदा हो। ये मेरा मानना है।
यकीन मानिए फिरोज भाई, आपकी जो सच्चाई है, आपकी ये सिंसियरिटी है, इसी का नतीजा है कि रसना जो है सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गांव-गांव के हर बच्चे बच्चे के नाम पर, जुबान पर ये नाम रहता है। यही मैंने कहा था। और एक बार फिर भगवान से दुआ करूंगी कि आप खूब फूले फले, आपका आपका स्वस्थ बहुत अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, और साथ ही साथ आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा रहे। और ये जो आपकी बेबाकी है, ये मुझे बहुत पसंद आती है और व्यूअर्स को भी यही पसंद आती है। बहुत बढ़िया आपने कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर बताए, कैसे अपने बिजनेस को आगे ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, आपका इस समय निकालने के लिए हमसे इस बातचीत। थैंक यू। मेरे भी थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार एक बार फिर मुलाकात कराएंगे आपकी एक और शख्सियत से। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।